प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास अध्याय 5 उपनिवेशवादी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एक प्रकरण है 1857 की क्रांति का स्वरूप, यानी 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई और उनके कारणों के बारे में। 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम निम्न बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1857 की क्रांति के परिचय और उनके कारणों में मुख्य रूप से 4 कारणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण, ये 3 कारण और उसका परिचय, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में। 1857 की क्रांति, भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्रांति कहा है। क्यों? क्योंकि एक आंदोलन जिन्होंने इतना बड़ा अग्र रूप ले लिया, जो एक विशाल जन आंदोलन के रूप में उभर कर आया, इसलिए उसे क्रांति की संज्ञा दी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही, हमें पता है 1710 से अंग्रेजों का शासन भारत में प्रारंभ हुआ। 200 वर्षों तक उन्होंने हमारे भारत का शोषण किया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, आते ही आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप करना उसने शुरू कर दिया। उनकी हर नीति जो थी, उनका एक ही उद्देश्य था, केवल धन प्राप्त करना और साम्राज्य का विस्तार करना, संपूर्ण भारत पर उनका अधिकार हो, ऐसा उनकी लालसा से वे भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। उनके इस कुलुक्षित, यानी एक दाग लगने वाला एक आपराधिक कार्य जो था, यानी उनका जो कुलुक्षित उद्देश्य था, उसने भारतीयों में भय और एक असंतोष की भावना जागृत कर दी। भारतीयों को जब वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने शोषण, साम्राज्य विस्तार और भारतीयों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में एक उग्र जन आंदोलन हुआ, जिसे क्रांति की संज्ञा दी गई। इसका एक उदाहरण अगर लें तो भारतीयों में असंतोष जो था वो भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग था, इसलिए उसका विरोध प्रकट भी भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग तरीके से हुआ। जैसे 1806 में वेलोर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजपुर और 34वीं रेजिमेंट, यानी सेना की टुकड़ी का नाम है 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह। 1849 में अगर लें तो 7वीं बंगाल कैवलरी विद्रोह। 1855 से 56 में लें तो संथाल एक समुदाय है, संथालों का विद्रोह, यानी कह सकते हैं सैनी विद्रोह, किसान विद्रोह, जमींदारों द्वारा और आदिवासी जातियों द्वारा, उन सभी के द्वारा जिन जिन प्रकार से अंग्रेजों ने उनको शोषण किया, नुकसान पहुंचाया, इस प्रकार से उन्होंने अपना विरोध प्रकट किए हैं। इसी प्रकार 1816 में अगर बरेली में उपद्रव, 1831 से लगाकर 33 तक कोल जनजाति है, कोल जनजाति विद्रोह, 1848 में कांगड़ा, 1855-56 में संथालों का विद्रोह, ये सब जो विद्रोह थे, ये किसी न किसी रूप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण बने। इन्हीं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों को आज हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे ये सुलगती हुई आग 1857 की एक धधक उठने वाली एक विशालकाय आग बनकर उभरी और उसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। जड़ें हिला दी, जड़ों को उखाड़ा नहीं। इसके कई कारण हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण 1857 की क्रांति, उसके मुख्य रूप से अगर कहें तो निम्न रूप से 8 कारण हैं, लेकिन अब हम इसमें 3 कारणों का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। अगले भाग में अगले 4 कारणों का अध्ययन करेंगे। कुछ इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष इसको बताया। चर्बी के कारतूसों का एक तत्कालिक कारण हो सकता है, क्योंकि किसी भी क्रांति को एक समय में एकदम से प्रारंभ नहीं किया जा सकता। उसके लिए पूर्व योजनाएं, उसके लिए पूर्व कारण होते हैं, जिसके कारण एक क्रांति विशाल रूप धारण करती है। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे तत्कालिक कारण समझते हुए, यानी सैनिक असंतोष बताते हुए इसको माना है, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग मुख्य रूप से बताया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रमुख कारण इसे ही बताया गया है, लेकिन यह तो एक केवल चिनगारी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, केवल चिनगारी, जिसने इतनी बड़ी विशालकाय आग को एक विशाल रूप देने का काम किया है, जिसने उस समय समस्त विस्फोटक पदार्थ, जो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए, आग लगा दी और एक दानवल, यानी बहुत बड़े राक्षस का रूप इस क्रांति ने धारण कर लिया।
जिसमें पहला बिंदु है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों को पढ़ने के से पहले हमें कुछ इसके बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या? अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे जिससे उनको अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हो सके और इस धन को वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ले जाया जा सके। विस्तारवादी नीति ने भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा और इसे धीरे धीरे समाप्त करने की नीति के लिए कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेंजली ने अधीन सहायक संधि के रूप में हमारे भारतीय नरेशों, भारतीय राजाओं के ऊपर थोपी, एक निश्चित आकार ले लिया। लेकिन अधिकांश राजनीतिक कारण जो रहे वो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, व्यपगत सिद्धांत। इसी व्यपगत सिद्धांत ने, लॉर्ड डलहौजी के इसी व्यपगत सिद्धांत ने बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों के अधीनस्थ करवा दिया, जिसमें अगर हम उदाहरण लें तो झांसी, नागपुर, उदयपुर, संथारा, बगार, निजाम, मैसूर, मराठा आदि ये कुशासनों को बहाना देते हुए, यानी अंग्रेजों ने कहा कि या तो यहाँ शासन सही रूप से नहीं चल रहा है और या इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की नीति के कारण उन्होंने पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। अवध का विलयन भी अंग्रेजों के प्रति हमेशा, जो अवध, वही अवध जो अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार रहा है, उसमें भी अवध में भी असैनिक संतोष या सैनिकों का असंतोष तेज हो गया और स्थिति क्रांति के रूप ले चुकी थी। उसमें पहला बिंदु अगर लें तो भारतीय जमींदारों का के साथ अपमानजनक व्यवहार। राजनीतिक कारण में अंग्रेजों ने कई भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उनकी भूमि छीनी जिससे वे उनसे नाराज हुए और 1857 की क्रांति में उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। दूसरा बिंदु, भारतीय मुसलमानों की अंग्रेजों से नाराजगी। भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से इस कारण नाराज थे क्योंकि अंग्रेज मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। हम आगे मुगल शाह बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंत में रंगनूर की जेल जो म्यांमार में है वहाँ पर डाल दिया गया था और कहा जाता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु भी वहीं हुई। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बादशाह पद ही अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि एनेवेरा द्वारा बादशाह को जो भेंट देनी जाती थी पहले, वो भी अब बंद कर दी जाए और सिक्कों से भी उन बादशाह का नाम हटा दिया जाए। डलहौजी ने तो यहाँ तक कर दिया था, डलहौजी द्वारा लाल किले को खाली कराने की भी बात की जा रही थी, जिससे मुसलमान और अधिक क्या हो गए थे, आक्रोशित उत्पन्न हो गए थे, जिससे उन्होंने भी 1857 की क्रांति में सहयोग किया। तीसरा बिंदु, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारतीय असंतुष्ट थे। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारतीय काफ़ी असंतुष्ट थे क्योंकि अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार था, लूट खसोट थी, जिससे भारतीयों को इसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। चौथा बिंदु लें तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 के अंदर जो चार्टर्ड एक्ट आया उसके अंतर्गत धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर जो है बंटवारा कर दिया गया। सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में बिना भेदभाव के नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति का पालन नहीं किया और उच्च पद पर केवल किन्हें आश्रित किया गया, उच्च पद पर केवल अंग्रेजों को ही, ये पद अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित कर दिए गए। ये थे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। एक बार पुनः दोहराएंगे, भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार, दूसरा मुसलमानों की अंग्रेजों से नाराजगी, तीसरा अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का भारतीय असंतुष्ट और चौथा 1833 का चार्टर्ड एक्ट। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो हम आर्थिक कारण का एक परिचय लेते हैं। क्या भारत में अंग्रेजी शासन का मूल उद्देश्य जो था, हमें पता है, आर्थिक शोषण करना था, यानी वो किसी न किसी रूप में धन को इंग्लैंड या ब्रिटेन में ले जाना चाहते थे। इनकी आर्थिक शोषण की नीतियों ने भारत में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त कर दिया। लोगों के अंदर उनके प्रति विरोध की भावनाएं पनपने लगी। कहा जाता है कि भारत जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं भारत में हुआ करती थी, अंग्रेजों की शोषण नीति ने इस पूरी प्रथा को, इस पूरी विशेषता को, इस आत्मनिर्भर भारत को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों की भू राजस्व पद्धतियां भी कृषकों के शोषण का कारण बनी। भू राजस्व की अधिकता और वसूली से सेना का जो सहारा लेना पड़ता था
वो सहारा अंग्रेजों ने लिया और भू राजस्व को इतने जोर ज़बरदस्ती से भारतीय किसानों से वसूल किया जाने लगा कि वो उससे काफ़ी दुखी और आहत हुए। अब हम चलते हैं पहला बिंदु, भारतीय आर्थिक शोषण। दूसरा बिंदु, भारत में निर्मित माल पर अत्यधिक निर्यात कर लगा दिया गया। तीसरा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। चौथा, भारतीय धन का लगातार निष्कासन। पहला हमने पढ़ दिया। दूसरा बिंदु, भारत में निर्मित माल जो है उसका निर्यात किया जाता था। पहले कोई जमाने में हम बाहर माल भेजते थे, लेकिन उस पर बहुत अधिक निर्यात कर लगा दिया गया, जिससे भारत में बनने वाला माल विदेशों में जाने पर अत्यधिक महंगा होने लगा और महंगे होने की वजह से वहाँ उसके खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। जबकि भारतीय कच्चा माल जो था, जो विदेशों में निर्यात किया जा रहा था, जिसे इंग्लैंड अपनी मशीनरियों से तैयार कर पुनः भारत में भेज रही थी, उसके ऊपर कर शून्य कर दिया गया, जिससे भारत का कच्चा माल उन्हें सस्ता पड़ता था और भारत का तैयार माल विदेशों में महंगा, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगे। इंग्लैंड से जो माल आता था उस पर न्यून आयात कर लगा दिया गया, यानी विदेशों से आने वाला जो माल था उसके ऊपर कोई कर नहीं। ऐसी स्थिति में विदेशों से मशीनों से बनने वाला माल भारत में सस्ता पड़ता था, जिससे भारतीय लोग भी उसको अधिक से अधिक खरीद सके। भारत से निर्यात किया जाने वाला मलमल, सूती, रेशमी कपड़ा, जो इंग्लैंड में लगभग 71% तक जो था उसके ऊपर कर लगाया गया था। भारतीय कपड़े के मुकाबले जब अंग्रेजी कपड़े की मांग बढ़ सकी तो अंग्रेजों ने भारतीय कपड़े का आयात बंद कर दिया। इसी नीति का परिणाम यह हुआ कि भारतीय कपड़ा उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गया। तीसरा बिंदु, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होगी। 1850 में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, अर्थात मशीनीकरण, प्रौद्योगिकीकरण, जिसके कारण हाथ से बनने वाले माल की बनस्पत अब माल मशीनों से तैयार होने लगा, जिससे वो काफ़ी सस्ता होता था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय उद्योगों में जो अंग्रेजों की व्यापारिक नीति जो थी वो पहले से जर्जर थी। मशीनों से सज्जित उद्योगों को उनको सामना करना पड़ रहा था भारतीय व्यापारियों को, और परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापारियों का इसको सामना करना पड़ रहा था। परिणाम यह आया कि भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है वो धीरे धीरे नष्ट हो गया, कारीगर बेरोजगार हो गए और बस्तियां और नगर भी अब उजड़ने लग गए थे। चौथा बिंदु अगर लें तो कंपनी के समय, यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम, भारतीय धन जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी उसका लगातार निष्कासन हो रहा था, अर्थात उसको इंग्लैंड में पहुंचाया जा रहा था, जिससे अंग्रेज और अधिक अमीर और भारतीय और अधिक निर्धन होते जा रहे थे। ये थे आर्थिक कारणों की बात। तीसरा बिंदु अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में दो बातें। हम पहली बात पढ़ेंगे, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का अपमानजनक व्यवहार। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा नीति। अंग्रेज जातिगत भेद की भावना से प्रेरित थे और भारतीयों को वो घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार भी बड़ा अपमानजनक हुआ करता था। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों को यात्रा के लिए वर्जित था। हमने उदाहरण पढ़ा है महात्मा गांधी का, जिसे रेल की प्रथम श्रेणी की यात्रा से रोक दिया गया था। वे अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का सामाजिक उत्सव में भाग नहीं ले सकते थे। भारतीय यूरोपीय व्यवसायियों द्वारा संचालित होटल जो भी होते थे, क्लब होते थे, उनका भारतीयों का प्रवेश वर्जित हुआ करता था। अंग्रेजों की मनोवृत्ति का अनुमान हम एक उदाहरण से लगा सकते हैं कि हम अगर लें तो आगरा के एक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश दिया था। बोलो आप, विचार करने वाली बात है कि आगरा के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने आदेश लगाया था कि जिसने उसमें कहा है उसने कि प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो कुछ भी पद पर हो, इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले हर अंग्रेज को क्या करे, सलाम करे। यदि भारतीय घोड़े पर है या गाड़ी पर सवार है तो वो नीचे उतरे और तब तक खड़ा रहना चाहिए जब तक अंग्रेज वहां से निकल नहीं जाते। इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी किए जाते थे। तो ये जिससे भारतीयों में एक असंतोष की, एक अपमानजनक व्यवहार की भावना पनपी, जिसका प्रमुख कारण 1857 की क्रांति का एक स्वरूप है। दूसरा कारण हम लें तो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। सबसे पहले हमारी जो धार्मिक वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसको हटाया गया। अंग्रेजों को ये भय था कि अगर ये शिक्षा पद्धति रही तो हम अधिक समय तक भारत में टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने शिक्षा पद्धति को बदला, काले अंग्रेजों को तैयार किया।
पाश्चात्य शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी शिक्षा नीति का उद्देश्य शासन के लिए केवल क्या करना था, लिपिक अर्थात कर्मचारी तैयार करना था और काले अंग्रेज तैयार करना था। स्थानीय लोगों ने गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहास को अपने अनुकूलन लेखन करवाया, यानी जैसा इतिहास वो चाहते थे वैसा उन्होंने इतिहास को लिखाया। शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा में बदल दिया, उसके महत्व को प्रसार करने लगे। हिंदू शिक्षा, सभ्यता, संस्कारों को उन्होंने धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया। आर्य को उन्होंने आक्रमणकारी बताया, वहाँ के मूल निवासी नहीं बताए। आर्य द्रविड़ जैसे भेद उन्होंने खड़े कर दिए और इन्हीं सभी बातों ने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति एक विरुद्ध तीव्र असंतोष पैदा कर दिया। और कहा जाता है कि इसी प्रकार अंग्रेजों की औपनिवेशिक विनाशकारी नीतियां के कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष था और यही गहरा असंतोष एक बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर आया। अभी स्क्रीन पर आपको कुछ गैरकार्य नजर आ रहे हैं। 4 प्रश्न हैं। पहला, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कौन सा सिद्धांत अस्तित्व में आया? दूसरा, 1833 का चार्टर्ड एक्ट क्या था? तीसरा, अंग्रेजों की भू राजस्व पद्धति भारतीय किसानों के लिए शोषण का कारण किस प्रकार बनी? चौथा, पाश्चात्य शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त किस प्रकार किया? इसको सुंदर लेखनी में स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद। अगले भाग में हम उसके अन्य कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे।